नमस्कार ओमकार जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते अंजू जी, आपको भी, पूरे परिवार को, मित्रों को बहुत शुभकामनाएं। और याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, अब से कुछ घंटों बाद भारतीय समय के मुताबिक 1 या 1:30 बजे के आसपास अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजू जी। मैं कहूँगा कि 103 मिनट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये उद्बोधन था, राष्ट्र के नाम संदेश था, ये ऐतिहासिक है। ये बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। इसको हम कई खांचों में बांट सकते हैं, कई वर्गों में बांट सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को, किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को उन्होंने निराश नहीं किया है। जिन परिस्थितियों में भारत की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है, उसके बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश हो रही है, और कई तरह की साजिशें, मतलब डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, वो भी कहाँ, जो अलग अलग देशों से लगती हुई हमारी सरहदें हैं, उनके आसपास। प्रधानमंत्री की नज़र से कुछ छिपा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर आज बता दिया कि ये जो डेमोग्राफी चेंज की साजिश रची जा रही है, इसको हम सफल होने नहीं देंगे। इसके अलावा चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पाकिस्तान, उसकी कठपुतली सरकार और सेना हो, आसिम मुनीर जैसे मौलाना हो, इन सबको भी आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई रत्ती भर शिकन नहीं है, चिंता नहीं है। बेटा, तुमने 25% टैरिफ लगाया था या 50% कर दिया, उसमें और इंक्रीज कर लो। अपनी सारी मनोकामनाएं, जितनी हसरतें हैं, वो पूरी कर लो। हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम मरे नहीं जा रहे हैं कि आपसे हमें ट्रेड डील करनी ही है, और ट्रेड डील करेंगे अपनी शर्तों पर करेंगे, आपकी शर्तों पर नहीं करेंगे। जब भी किसी से कोई व्यापार समझौता होता है और दो देशों के बीच में अगर हो रहा है, तो ये देश तय करते हैं कि हमें आपसे लेना क्या है। आप थोड़ा तय करेंगे कि आपको देना क्या है। आप अगर हमारे घर में जबरन घुसने की कोशिश करेंगे, हमारे किसी रूम में घुसने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कौन है जो आपकी टांगे नहीं तोड़ेगा? भाई, आप हो, आप अपने को अगर दुनिया का शहंशाह मान रहे हैं, आप अगर अपने को बॉस मान रहे हैं, और सारे देशों को अपनी रियाया मान करके हर एक को आप घुड़की दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और अपने हिसाब से उनको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान जैसे देश को, जिसमें चावल पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है, बल्कि वो निर्यात करने की स्थिति में है, जापान को धमका करके आपने अपना चावल उसे बेचने के पूरे बंदोबस्त कर दिए। तो वो देश आपसे डर सकते हैं, क्योंकि आपने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कांड उनके साथ कर रखे हैं। लेकिन भारत तो दबने वाला नहीं है। भारत में अधिकांशतः कुछ स्टेट के धनी मानी किसानों को छोड़ दीजिए, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं आज की तारीख में भी, उन्होंने वो जमीनें अपने कुत्ते बिल्ली पता नहीं किस किस के नाम करवा रखी है, और बहुत बड़ी लैंड जो है वो अपने पास ग्रैब की हुई है। पर आम तौर पर तो देश का करीब 88% किसान लघु है, सीमांत है, मझोला है, छोटा किसान है। छोटे किसान को थोड़ा बर्बाद होने देंगे, या अपने डेयरी उद्योग को थोड़ा बर्बाद होने देंगे? तो इसलिए प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं दीवार बन करके खड़ा हुआ हूं अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने डेयरी व्यवसाय में लगे हुए जितने भी किसान हैं उनके, और ये क्या इनको नाम दिया जाए,
डोनाल्ड ट्रंप की सनक के बीच में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आपको जो करना है करिए, जो घोड़े दौड़ाने हैं घोड़े दौड़ाइए। और इनका एक वित्त मंत्री वो कह रहा है कि साहब वो भारत का बड़ा अड़ियल रुख रहा है। हम्म। अरे भाई आपको पता है ब्रिटेन के साथ हमारी कितनी बार बातचीत हुई है, और जब तक हमारे मन मुताबिक हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसार ब्रिटेन हमसे व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिरे नहीं चढ़ा। करीब 3.5-4 साल से हमारी ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही थी, टॉक्स चल रही थी, और आप रिवॉल्वर कान पर रख करके कह रहे हैं कि 9 जुलाई तक कर लीजिए, फिर कह रहे हैं कि 1 अगस्त तक कर लीजिए, और आप 1 अगस्त का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। भाई हम आपके उपनिवेश हैं क्या? आप हमारे माई बाप हैं क्या? आप पूरी दुनिया के शहंशाह हैं क्या कि आप डिक्टेट करेंगे कि इस तारीख तक कर लीजिए? देखिए मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, फिर हम जी। अगले विषय पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका को भी, दुनिया की उन तमाम ताकतों को भी बहुत सॉलिड मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि हम जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते, हम जेट इंजन बनाएंगे। यानी हम ना अमेरिका की तरफ झांकेंगे, देखेंगे, इंतजार करेंगे कि कब उनकी कृपा बरसेगी और कब हमारे यहाँ जो लड़ाकू विमान हम बना रहे हैं वो उड़ेंगे, ना हम फ्रांस और दूसरे देशों की तरफ देखेंगे। हम अगर टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष मिशन में इतने बड़े कामयाब हो गए हैं कि चांद पर अपना चंद्रयान 3 लैंड कर रहे हैं, उस हिस्से में जहां आज तक कोई लैंड नहीं किया, तो जी। हम इंजन भी बना सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम अपने सोशल मीडिया मंच क्यों नहीं खड़े कर सकते। और ये जो बात है, ये दुखती रग है अमेरिका की। अरबों डॉलर भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन से वो कमा रहा है। आप देखिए, एक्स कह लीजिए, ट्विटर कह लीजिए, आप फेसबुक कह लीजिए, आप यूट्यूब कह लीजिए, आप दूसरे तमाम सोशल मीडिया मंच कह लीजिए, इनसे वो कितना पैसा भारत से निकाल रहा है। तो उनकी दुकानदारी बंद करने का इरादा नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। और मैं तो पिछले 1.5-2 साल से कह रहा हूं, मैंने कहा कि जिस दिन भारत ये फैसला कर लेगा, चीन ऑलरेडी कर चुका है, चीन में अपने सारे सोशल मीडिया मंच हैं, वहां गूगल से सर्च नहीं होता है, वहां दूसरी चीजों पर लोग अपना टाइम नहीं खपाते हैं, वहां फेसबुक जैसा अपना मंच है, वहां टिकटॉक जैसे और दूसरे तमाम ऐप हैं जो पश्चिमी देशों की मजबूरी बन गए हैं। तो इस तरह की चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, हमारे पास जो मेधावी आपकी वो है पूरी जमात है। बल्कि अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं, उनके टॉप पदों पर इस समय भारतीय विराजमान है। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियर कर दिया है आज अमेरिका को कि भाई हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, और अब हम आगे बढ़ेंगे, तेज गति से बढ़ेंगे, आप हमें रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। उन्होंने तो साफ-साफ कहा ना कि जो खाका है 2047 तक, 2035 तक आत्मनिर्भर भारत बनने का, हम दूसरों की लकीर छोटी करने में ऊर्जा व्यवहार अपनी बर्बाद नहीं करेंगे। सब लोग कह रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप इतना कुछ बोल रहे हैं, मोदी क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने बता दिया ना कि वो बेकार की बातों में उलझना नहीं चाहते, बल्कि वो अपनी लकीर बड़ी करने की दिशा में काम कर रहे हैं सर। और दीवार बनकर खड़े हैं, जो-जो डिमांड्स कर रहा है अमेरिका, उसके बीच में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सर ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप को उस वक़्त पता चली जब वो अलास्का जा रहे हैं। और याद कीजिए, अभी 1 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर पुतिन के साथ हमारा समझौता सिरे नहीं चढ़ा तो हम भारत पर और टैरिफ थोप देंगे। अब सोचिए किस तरह की बचकानी बातें हैं। समझौता उनके बीच होना है, टैरिफ हम पर बढ़ाया जाएगा। नुकसान किसका होगा? एक तो डोनाल्ड ट्रंप को, उनके वित्त मंत्री बेसेंट को, इनके जो सलाहकार हैं उनको, ये बड़ी भारी गलतफहमी है कि अगर आप भारत को दबोच के बैठ जाओगे तो रूस को परेशान कर दोगे, और रूस प्रेशर में आकर के जैसे आप चाह रहे हो वैसे समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। रूस अपने आप में एक शक्ति है, और भारत आज
आप माने ना माने, आप चाहे जो बकवास करते रहें, भारत आज विश्व की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है और 1.5-2 साल के भीतर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाला है। तो केवल ट्रंप के ये कह देने भर से कि डेड इकोनॉमी है भारत की और रूस की, हम डेड इकोनॉमी नहीं हो जाते हैं। फिर डेड इकोनॉमी अगर हम हैं तो इस डेड इकोनॉमी में आकर के आप पुणे में, मुंबई में, गुड़गांव में, नोएडा में कुल मिलाकर के आपने दर्जनों ट्रंप टावर क्यों खड़े कर दिए हैं? हम्म, इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप के पास में। और हमसे ट्रेड डील करने के लिए मरा क्यों जा रहा है? बिल्कुल। क्योंकि चीन ने आपसे जो आपके एग्रीकल्चरल जो उत्पाद थे उनकी खरीद बंद कर दी है। जो रेयर अर्थ है, जो लिथियम और दूसरी चीजें हैं, उसकी सप्लाई उसने रोक दी है। तो आपको लग रहा है कि आपका किसान बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान आपने अपने किसानों को ये सब्ज बाग दिखाए थे कि अगर चीन हमसे कृषि उत्पाद खरीदना बंद भी कर देगा तो मैं आपको उसी के बराबर, उसी के टक्कर के देश को उपलब्ध करा दूंगा। आपको बड़ी भारी गलतफहमी थी। हम्म, मित्रता जो आप कहते आए हैं लेकिन दिखाते नहीं है कि वाकई मित्र हैं, अपने व्यवहार में उसको हमें शो नहीं करते। क्योंकि आप किसको मित्र बनाए हुए हैं? मौलाना आसिम मुनीर को। हम्म, उसको आप लंच पर बुलाते हैं, वो आपकी धरती पर जाकर के हमें परमाणु अटैक की धमकी देता है और कहता है कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को लेकर के डूब जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को तुम मित्र बनाए हुए हो। और व्हाइट हाउस में कभी नहीं हुआ कि किसी देश के सेना प्रमुख को आप लंच पर बुला रहे हो। तो आप कितना गिरेंगे? केवल भारत को प्रेशराइज करने के लिए आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं कि सीज फायर मैंने करा दिया, मध्यस्थता मैं करा रहा था, तमाम तरह की बातें। तो भारत ने समझ लिया है कि ना भरोसे के लायक अमेरिका पहले था और ना ये आज की तारीख में भरोसे के काबिल है। इसलिए अब जो अलग अलग जरूरतें होती हैं उसके लिए अमेरिका की तरफ देखना बंद करिए। अमेरिका ने तरह तरह के प्रेशर हमारे ऊपर दिए थे ना। जी। F-35 खरीद लीजिए, थार्ड खरीद लीजिए, S-400 क्यों खरीद रहे हैं? आपने राफेल फ्रांस से क्यों ले लिया? सुखोई आपने रूस से क्यों ले लिया? हम है ना। भारत ने कहा कि हमारे लिए आपके विमान कबाड़ है, हमारे किसी काम के नहीं है। एक इनका यहाँ केरल में उतार लिया था और एक अभी कैलिफोर्निया में नीचे गिर करके धू धू जलता हुआ देखा गया, F-35। हम्म, तो भारत ने कहा कि हमारे किसी काम के नहीं, होंगे दूसरे देशों के लिए और आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, हमारे किसी काम के नहीं। तो ये जले भुने बैठे हैं। अब सर। G7 समिट में जब मोदी जी गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप की करीब 30-35 मिनट बातचीत हुई। बोले कि जरा वाशिंगटन होते हुए निकल जाओ। मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं आ रहा, मेरे पहले से कार्यक्रम निर्धारित है। यानी हर मामले में भारत इनको ना 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 करता आ रहा है और ना सुनने की इनको आदत नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जले जले भुने बैठे हैं और रसिया को लाइन पर लाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए भारत के ऊपर ये टैरिफ थोपेंगे। तो भाई भारत जो है अब वो बकरी का मेमना नहीं है जो आपके सामने में करना शुरू करेगा या घुटनों पर आएगा। घुटनों पर आपको आना होगा अगर भारत के साथ आपको मित्रता करनी है या किसी तरह की डील करनी है। ये आज बहुत सीधे सच्चे शब्दों में मोदी जी ने बता दिया। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी उनके भाषण में ओमकार जी, वो ये थी कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोई भी देश घुसपैठियों के हवाले अपने देश को नहीं कर सकता। ये जो एसआईआर को लेकर बिल बिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा रहे हैं, ये एक तरह से उनको कड़ा मैसेज था। इससे ये जाहिर होता है अंजू जी कि ये लोग अगर अलग अलग राज्यों की सत्ताओं में आते रहे हैं तो किस तरीके से आते रहे हैं, किन के वोट बनवा करके, देश विरोधियों के वोट बनवा करके
उनके वोट डलवा करके आप सत्ताओं में आते रहे हैं। और अब ये चीजें अगर पकड़ में आ गई हैं, और ये पकड़ में भी नहीं आती शायद, अगर ये आपका नरसंहार नहीं होता, अगर ये नरसंहार हुआ, उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया कि जितने विदेशी हैं, खासतौर से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और दूसरे, उन सबको देश से बाहर करिए और 48 घंटे के भीतर करिए। और उसके बाद जो उनके पास से दस्तावेज मिलने शुरू हुए, एक 17 साल पहले रावलपिंडी से लड़का एजुकेशन के नाम पर आता है या किसी दूसरे नाम पर आता है, और उसके बाद यहाँ का राशन कार्ड भी बनवा लेता है, यहाँ का मतदाता पहचान पत्र भी बनवा लेता है, यहाँ का आधार कार्ड भी बनवा लेता है, और जब 17 साल वो पकड़ में आता है और उसको वापस भेजने की बात होती है तो वो रोने लगता है। मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। ये मतलब दुस्साहस आप देखिए इन लोगों का। और ऐसे लाखों, बल्कि अभी पश्चिम बंगाल में जब ये होगा, आप देखिएगा वहां कम से कम 1.5-2 करोड़ घुसपैठिए निकलेंगे और अवैध मतदाता निकलेंगे। 100% मेरी बात लिख करके रख लीजिए। तो ये जो आग लगी हुई है, ये जो विरोध हो रहे हैं, ये जो बेहोश होने का नाटक महुआ मोइत्रा और कुछ दूसरे लोग करते हैं सड़कों पर, ये ऐसे ही हो रहा है क्या? इनको पता है कि इनकी राजनीति खत्म होने जा रही है, और जब शुद्ध एक तरीके से मतदाता सूची सामने आ जाएगी, उसके बाद इनकी असलियत भी निकल करके सामने आ जाएगी। तो इसलिए मोदी जी, मुझे लगता है कि जितना सेंसिटिव तरीके से हर चीज पर नजर रखे हुए हैं, उनको पता है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बल्कि डेलिबरेटली की जा रही हैं। उन्होंने साजिश शब्द का प्रयोग किया है कि साजिशन ये हो रहा है, और इससे निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम इसको होने नहीं देंगे। यानी देश विरोधी जो नेक्सस है हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का, विदेशी घुसपैठियों का, या घुसपैठियों के पीछे जो ताकतें हैं उनका, उसको हम सफल होने नहीं देंगे। यह बहुत बड़ा स्टेप है अंजू जी। आप देखेंगे ये फिर सड़कों पर आएंगे, ये फिर लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, ये फिर आग लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इनसे निपटने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सर, एक हमारे एलओपी हैं जो आज भी लाल किले पर नहीं पहुंचे, जबकि संवैधानिक पद पर है, उनको वहां पर आना चाहिए था। वो नारा लगाते हैं कि वोट चोरी का मामला है, वोट चोर कुर्सी छोड़िए कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी। आप सोचिए कि ये किस तरह की अराजकता फैलाने की साजिश है। 7-8 लोगों को लेकर बैठ जाते हैं कि इनके नाम मृतकों की लिस्ट में डाल दिए हैं। उनमें से एक तो पकड़ा गया है जिसका 2-2 जगह वोट था, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना है, एनार्की करना है, और वो भी कहीं ना कहीं विदेशी साजिश, जो सोरोस एंड कंपनी है, उसके इशारों पर ही सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो हो रहा है सर, संवैधानिक संस्था पर जो अविश्वास पैदा किया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, ये बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पर हो रहा है। नहीं, देखिए साजिश तो वही है, और इनका इनका मकसद भी वही है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, बांग्लादेश बांग्लादेश है, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, और बिल्कुल। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में 30 से ज्यादा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारी सेना जो है वो करीब 12 लाख के आसपास, हमारे अर्धसैनिक बल, अलग अलग राज्यों के पुलिस बल, और कई राज्यों की अपनी आर्म, जैसे उत्तर प्रदेश में पीएससी। तो ये सब राष्ट्रभक्त हैं। ये बांग्लादेश की बिगड़ैल धर्मांध सेना नहीं है, या पाकिस्तान के मौलाना जैसे लोग जो हैं विचारक सेना का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वहाँ तो रोज आसिम मुनीर जो है वो सुर्खियां बटोरता है, और वो तो ट्रंप के देश की यात्राएं करता है। हमारे यहाँ के
तीनों सेना प्रमुख हों या सीडीएस हों, आपने कभी उनको रेयर ही देखा होगा कि कहीं की यात्रा पर गए हों और उनकी यात्रा कोई बहुत सुर्खियों में रही हो। या हमारे एनएस से, जिनकी आयु अब 80 प्लस हो चुकी है, अजीत डोभाल साहब, इतने एक्सपीरियंस, बहुत कम कैमरों पर आते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। तो हमारे यहाँ सब अनुशासित लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिनकी रग रग में बसा हुआ है। ये लोग कभी भी अपने देश के साथ ना दगा कर सकते हैं और ना होने देंगे, पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये खतरा जो है बांग्लादेश जैसा, ये तो सलमान खुर्शीद से लेकर के कई लोगों ने उस समय भी टिप्पणियां की थी ना, बिल्कुल। कि दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर में भी, कौन जाने, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे वहां की प्रधानमंत्री के आवास में भीड़ घुस गई, तो यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। अभी मनोज झा वो बांग्लादेश को याद दिला रहे थे 2 दिन पहले। इससे पहले एक और नेता कांग्रेस के ही, वो इस तरह की बकवास कर रहे थे। ये भूल जाते हैं, ऐसी पिटाई होगी, इतनी जगह चोट लगेगी, समझ में नहीं आएगा कि दर्द कहाँ से उठ रहा है। तो ये लोग बहुत वाहियात किस्म की सोच लेकर के, क्योंकि जनता ने तो ठुकरा दिया है और बार बार ठुकराया है। और जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष है और अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, लाल किला नहीं गए, अंजू जी, कौन पूछ रहा है इनको? कौन याद कर रहा है? कौन नोटिस लेता है कि ये आए भी हैं कि नहीं आए हैं? ये इररिलेवेंट हो चुके हैं पूरी तरीके से। बल्कि वहां जाकर के बैठते तो लोगों को आश्चर्य होता। ये नहीं गए हैं, लोगों को कोई हैरानगी नहीं हो रही है। लोगों को इनका मूल चरित्र पता है। ये किस तरह की ताकतों के साथ उठते बैठते हैं, कहां कहां की रहस्यमयी यात्राएं करते हैं, और जब लौटते हैं तो एक नई टूल किट और एक नया प्रोग्राम लेकर के, एक नया शब्द गढ़ा हुआ, अब जैसे वोट चोरी का शब्द गढ़ लिया या चौकीदार चोर है का शब्द गढ़ लिया था। तो ये शब्द कहाँ से इनको दिए जाते हैं, कहाँ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है? और ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा, जैसे वो आजकल बॉक्स ऑफिस पे कोई कोई फिल्म आती है और वो लगती है 10-5 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब तक चलती है तब तक उसके गाने भी आजकल के युवा गुनगुना लेते हैं और उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रह जाता। तो ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 130 साल से ज्यादा पुरानी है। वो एक मैं देख रहा था, मीम देख रहा था, जिसमें गांधी जी के साथ ये एक बेंच पे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, और गांधी जी कह रहे हैं कि बेटा 130 साल से पुरानी पार्टी को चाट गए तुम, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं नहीं बापू, अभी 3 राज्य बचे हैं। तो ये तो आप देखिए कि जब से वो एक कहावत मैं कभी कभी अपने शो में कहता हूं, जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा धार। तो जब से इनके पैर पड़े हैं कांग्रेस में, जब से इनको सरपरस्ती मिली है कांग्रेस की, जब से ये फैसले ले रहे हैं, 90 से ज्यादा राज्य विधानसभाओं के चुनाव हार चुके हैं। 3 लोकसभा चुनाव निरंतरता में हार चुके हैं। जी। आडवाणी जी के नेतृत्व में 2009 में भारतीय जनता पार्टी 138 से 116 सीट पर आई थी, और आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने कह दिया कि बस हाथ जोड़ लिए कि अब आप एक तरफ हो जाइए, अब नरेंद्र भाई मोदी को हम लेकर के आ रहे हैं, उनको हम चेहरा बना रहे हैं। कांग्रेस में है किसी की हिम्मत जो इन लोगों से कह सके कि आपने 90 से ज्यादा राज्यों में कबाड़ा करा दिया पार्टी का, 3 लोकसभा चुनाव हरवा दिए, अब बराए मेहरबानी अपनी तशरीफ लेकर के निकल लीजिए, हम किसी और को लेकर के आएंगे। तो ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अब लोगों की नजरों से और दिल से भी गिर चुके हैं। इसलिए अब कोई नोटिस नहीं लेता ये लाल किला जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लोकसभा में क्या पहन करके आ रहे हैं। अब आप देखिए
इन्होंने 24 दलों को डिनर पर बुलाया अपने नए घर में जब ये प्रवेश कर रहे थे। आप जरा गौर करिएगा, वो फोटो फिर से निकाल करके देखिएगा वीडियो, वहां पर ये कुर्ता पहने हुए है सफेद, लकदक कुर्ता। लेकिन जब पार्लियामेंट आते हैं तब क्या पहन के जाते हैं? टी जी। शर्ट और केजरीवाल की तरह लटकी हुई पैंट, जींस टाइप। तो आप अगर चेयर का सम्मान नहीं करेंगे, सदन का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे, उनकी कैबिनेट को नहीं मानेंगे। एक वो सीन याद है ना, जब पीयूष गोयल आए थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री खड़ी होकर के उनका स्वागत सत्कार कर रही थी और ये बराबर में बैठे हुए थे। ना इन्होंने पीयूष गोयल को अभिवादन किया, ना ना उनकी तरफ देखा, ना खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। तो भाई इतना अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा, रावण का भी टूट गया था। तो धीरे धीरे लोगों के मनों से ये निकल चुके हैं, उतर चुके हैं। अब तो कोई नोटिस भी नहीं लेता ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सर, जीएसटी को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, दिवाली के आसपास लोगों को तोहफा मिलेगा। और अब खबर ये भी आ रही है कि 2 स्लैब है 12% और शायद 28% के, उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। देखिए 4 स्लैब हैं और इन 4 में से 2 में अगर वो रिबेट देने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि दिवाली का डबल तोहफा, उन्होंने खुद ही ये नाम दिया। डबल तोहफा मतलब 2 स्लैब खत्म करने जा रहे हैं। तो ये एक संकेत है। और देखिए इस सरकार ने, इससे पहले तो इस सरकार ने इतनी बड़ी दरियादिली कभी नहीं दिखाई कि सीधे 12 लाख तक की आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं। तो मध्यम आय वर्गीय परिवारों को आप इतना बड़ा राहत का पैकेज दे रहे हैं। पहले आपने 12 लाख तक की आमदनी पर शून्य टैक्स किया और अब जीएसटी 8 साल बाद उसमें एक आमूल चूल बदलाव करके बहुत सारी चीजों को आप सस्ता करने जा रहे हैं। यानी एक बहुत बड़े विक्रेता क्रेता वर्ग को आप एक राहत दे रहे हैं, क्रेता वर्ग को। और ये जो पैसा बचेगा ये भी तो मार्केट में आना है, ये भी तो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अंजू जी, इस तरीके से हम सोचना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही समझदारी भरा स्टेप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब वो कांग्रेस का एक प्रवक्ता मैं देख रहा था, वो छाती पीट रहा था एक टीवी चैनल में कि दिवाली का नाम इसलिए लिया है कि उसी समय बिहार में चुनाव होगा। तो भाई अगर आप राजनीति कर रहे हो, फेक मुद्दों को असली बना करके पेश कर रहे हो, तो वो तो फेक बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे सीधे राहत दे रहे हैं। और अगर आप राजनीति करते हो तो वो यहाँ भजन कीर्तन करने के लिए आए हैं क्या? वो भी राजनीति करने के लिए आए हैं। वो भी दांव ऐसे ऐसे लगा रहे हैं कि आप चारों खाने चित हो जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से ये किसी भी तरीके से पार पा ही नहीं सकते हैं। सर, जब ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तब इनको दिक्कत होती है। 12 महीने किसी ना किसी राज्य का चुनाव चलता रहता है, तो क्या सरकार कुछ अनाउंस ही ना करे, कोई प्रस्ताव ही ना लाए, कोई बड़े बड़े फैसले ना करे? क्योंकि फलां राज्य में आज चुनाव है, कल दूसरे राज्य में चुनाव है, उसमें भी इनको तकलीफ होती है। लेकिन सर, अब देखते हैं कि जो अलास्का में बैठक होने जा रही है उसका क्या नतीजा निकलता है। और भारत ने तो साफ साफ शब्दों में अपना संदेश दे दिया है। उसके बाद ट्रंप भन बनाए हुए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय।